हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेट नंबर 29। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये आया हुआ है हमारा एसएससी सीपीओ 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये इसमें आया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार इसको अंडरलाइन करके दिखा दूँ आपको। देखो, इसमें आया हुआ है। तो देखो, इसमें देख लेते हैं क्या बात हो रही है। थ्रू आउट हिस्ट्री the intricacies of the human mind have been the subject of fascination and inquiry। तो देखो, बात यहाँ पे हो रही है थ्रू आउट हिस्ट्री। पूरे हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में अगर बताए मैं बात करूँ, तो जो ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड की बात यहाँ पे हो रही। जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड की जो इंट्रिकेसी है, इंट्रिकेसीज मतलब समझते हैं। देखो, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होना या कॉम्प्लिकेटेड डिटेल किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि पूरे इतिहास में जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड की जो इंट्रिकेसी है, वो हमेशा से ही एक ऐसा विषय रहा है, एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है। कैसा? फैसिनेशन और इंक्वायरी का मतलब, फैसिनेशन मतलब समझते हैं अट्रैक्टिव, आकर्षित, और इंक्वायरी मतलब किसी भी चीज़ की इंक्वायरी, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, तो ह्यूमन माइंड हमेशा से ही ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसने कि हमें आकर्षित किया है इसके बारे में जानने की, इसके बारे में इंक्वायरी करने की। ठीक है, फ्रॉम एंशियंट फिलोसफर्स टू मॉडर्न डे न्यूरोसाइंटिस्ट्स, the workings of the brain have been studied and analyzed in an attempt to unravel its mysteries। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फ्रॉम एंशियंट फिलोसोफर, एंशियंट फिलोसोफर से लेकर मॉडर्न डे के जो हमारे जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और द वर्किंग ऑफ द ब्रेन हैव बीन स्टडीड एंड एनालाइज। जो हमारे माइंड का जो वर्किंग प्रोसेस है ना, उसकी स्टडी उसकी स्टडी को और उसकी स्टडी और उसको एनालाइज किया गया। ह्यूमन माइंड की जो वर्किंग प्रोसेस है, उसके स्टडी और एनालाइज किया गया है, ताकि अनरेवल इट्स मिस्ट्री, ताकि इसके जो मिस्ट्री है उसको उजागर किया जा सके, उसके बारे में जाना जा सके। ठीक है, अनरेवल, अनरेवल का क्या मतलब होता है? तो देखो, अनरेवल का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी के बारे में जानना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, या किसी मिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करना। ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसके बारे में एक्सप्लेन करना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन माइंड की। ठीक है, however, despite centuries of research, much remains unknown about the complexities of human cognition and consciousness। यहाँ पे बात हो रही है कि however despite centuries of research, हा, हालांकि इतने सेंचुरीज के रिसर्च के बाद भी, ठीक है, इसके बावजूद भी मच रिमेन्स अननोन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड की जो ह्यूमन माइंड का तो ह्यूमन माइंड के बारे में जानना, बहुत सी चीज़ें हमें अभी अननोन है। मतलब इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं ह्यूमन माइंड के ऊपर, और इतने रिसर्च के बाद भी हम प्रॉपर ह्यूमन माइंड के बारे में नहीं जान सकते कि ह्यूमन माइंड की क्या कैपेसिटी है, वो कितनी, किस हद तक किसी चीज़ों को सोचा जा सकता है, किसी क्रिएटिविटी को किस तरह तक किया जा सकता है। मतलब काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ह्यूमन माइंड की। ठीक है, इसके कॉग्निशन में, इसके कॉन्शियसनेस में। ठीक है, one of the most fascinating aspects of the human mind is its ability to create and imagine। इन सब के अलावा एक मोस्ट फैसिनेटिंग, एक बहुत ही आकर्षक एस्पेक्ट है, का आकर्षक पहलू है हमारे ह्यूमन माइंड का, कि जो इसकी एबिलिटी है ना, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की और उसको इमेजिन करने की। आप देखते हैं कि हम माइंड के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़, हम कोई भी ड्रीम देखते हैं, कोई भी सपना होता है, वो सपना पूरा होने से पहले हमारा माइंड किसी भी चीज़ को क्या करता है, उसको क्रिएट करता है, फिर उसको इमेजिन करता है कि ऐसा ऐसा होगा। तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि हम ह्यूमन माइंड के बारे में इतने सदियों से रिसर्च होने के बाद भी हम अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हमें ह्यूमन माइंड के बारे में नहीं पता है। अननोन, अननोन है बहुत सारी चीज़ें, और बहुत जटिल भी ह्यूमन माइंड के बारे में अच्छे से जानना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे ना एक इमेज लगाई ह्यूमन माइंड की, आप ये देख सकते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड शेपिंग योर लाइफ, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, बात हो रही है कि द ह्यूमन माइंड हैज़ द कैपेसिटी टू कंसेप्चुअलाइज एंड
bring into being ideas that were previously unknown or unimaginable from artist expression to scientific discovery। तो यहाँ पे बात हो रही है ना कि ह्यूमन माइंड में जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, और वहाँ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से लेकर जो साइंटिफिक डिस्कवरी है, यहाँ तक ऐसे आइडियाज़ जो कि पहले क्या थे, प्रीवियसली अननोन थे, अनइमेजिनेबल थे, मतलब जो भी हम ह्यूमन माइंड के बारे में नहीं जानते थे और हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को भी हम ह्यूमन माइंड के थ्रू ना कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। मतलब उस चीज़ों को हम एग्जिस्ट में ला सकते हैं, हम उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। मतलब कि समझ रहे हैं कि जो ह्यूमन माइंड है उसकी जो कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से लेके साइंटिफिक डिस्कवरी तक, अननोन चीज़ों से लेकर जो भी चीज़ें पहले अननोन थी, अनइमेजिनेबल थी, उस चीज़ को भी ह्यूमन माइंड जो है ना कंसेप्चुलाइज कर सकता है। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन के दिमाग की। ठीक है, तो देखो दिमाग की कैपेसिटी की बात हो रही है इधर। द प्रोसेस ऑफ creativity has captured the attention of scholars and lay people alike and is both enigmatic and awe inspiring। देखो ले पीपल मतलब साधारण लोग, आम लोग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और एनिग्मेटिक मतलब इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रहस्यमय हो, रहस्य जिसमें बहुत सारा रहस्य हो। तो दिमाग के किसी किसी के भी दिमाग में क्या रहस्य है ये तो हमें नहीं पता होता है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी हैज कैप्चर्ड, जो क्रिएटिविटी के प्रोसेस है ना उसने क्या किया है, क्रिएटिविटी के प्रोसेस ने जो स्कॉलर्स होते हैं, स्कॉलर्स मतलब विद्वान जो होते हैं, एक मिनट में इसको हटा दूं, मैं इसको मिटा दूं, हाँ, जो विद्वान होते हैं और जो आम लोगों हैं, जो आम लोग हैं, उन दोनों का ही जो ध्यान है ना, अलाइक मतलब सेम, ठीक है, उन दोनों का ही ध्यान समान रूप से क्या किया है, इसने अपने तरफ अट्रैक्ट किया है, अपने तरफ आकर्षित किया है, ठीक है, इस क्रिएटिविटी ने। और ये दोनों ही क्या है, एक एनिग्मेटिक और ऑ इंस्पायरिंग है। तो एनिग्मेटिक मतलब रहस्य से भरा हुआ है, और ऑ इंस्पायरिंग है मतलब कि जिसमें कि हम थोड़ा सा आश्चर्य हम करें, है ना। तो ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है कि ये एक रहस्यवादी है, ठीक है, और ऑ इंस्पायरिंग है। There have been many theories proposed to explain the process of creativity। बहुत सारी देखो क्रिएटिविटी के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज है कि क्रिएटिविटी क्या है, कितनी तरह से हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज है किसी भी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी समझते हैं ना किसी चीज़ की रचना करना, बिल्कुल रचनात्मक होना। क्रिएटिविटी मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ में बदलाव लाना, पहले से बेहतर बना देना, ठीक है। तो क्रिएटिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम जिसमें कि बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज को प्रपोज किया गया है। सम सजेस्ट दैट इट इज़ अ प्योरली सबकॉन्शियस प्रोसेस, while other others argue that creativity is a result of conscious effort and intentional problem solving। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है कि जो क्रिएटिविटी है ना, एक मिनट कहाँ थी मैं, हम्म, हाँ यहाँ, सम सजेस्ट कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, सम सजेस्ट, ठीक है। तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ना, इट किसके लिए यूज हुआ है, तो इट यूज हुआ है ये क्रिएटिविटी के लिए। मैं इसको सारा हटा दूँ, एक मिनट, मैं इसको सारा हटा के बताती हूँ फिर से। हाँ, अब आते हैं इस पे। हाँ, सम सजेस्ट दैट इट वर्ड यूज हुआ है क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि जस्ट लास्ट का पैराग्राफ हमने क्रिएटिविटी पे खत्म किया है, ठीक है। तो ये जो ये क्रिएटिविटी है ना, ये प्योरली सबकॉन्शियस प्रोसेस है। ऐसा लोग कहते हैं कि प्योरली सबको पूरी तरह से ही सबकॉन्शियस प्रोसेस है। वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि अदर्स आर्ग्यू, जबकि जो अदर्स लोग हैं, जो और लोग हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ना वो क्या है, वो रिजल्ट है कॉन्शियस एफर्ट एंड इंटेंशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो अदर्स कह रहे हैं कि जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, वो इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, तो जानबूझ के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उसका जो किसी भी चीज़ में कॉन्शियस एफर्ट लगाना, मतलब कंटिन्यू किसी चीज़ में हम एफर्ट लगा के अपना काम कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी क्या है, इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो इसे ही हम कहेंगे कि ये क्रिएटिविटी है। मतलब लोग ऐसा कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। Still, others suggest that creativity
arises from a combination of conscious and subconscious process। और जबकि कुछ और लोग भी जो हैं, उनमें से कुछ और हैं जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ना, वो आती है, कहाँ से आती है, जो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोसेस है ना, उसके कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्रिएटिविटी आती है। मतलब किसी भी काम को हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोसेस से हम कर रहे हैं, किसी चीज़ में हम अपना दिल दिमाग लगा के कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं, तो एक तरह से एक वो क्रिएटिविटी है, लोगों का ऐसा कहना है, ठीक है। डिस्पाइट द ऑनगोइंग डिबेट ओवर द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, वन थिंग इज क्लियर। हाँ, देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि डिस्पाइट द द ऑनगोइंग डिबेट ओवर द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के जो नेचर पर ना इतने सारे जो बहस चल रही है, डिबेट चल रही है, इतनी सारी जो बातें चल रही है क्रिएटिविटी पर, कोई कह रहा है कि क्रिएटिविटी ये होती है, कोई कह रहा है कुछ ये होती है, कोई मतलब हर इंसान कुछ ना कुछ कह रहा है क्रिएटिविटी के बारे में। वन थिंग इज क्लियर, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, क्या, वो है इट इज मल्टीफेस्ड एंड कॉम्प्लेक्स फिनोमेन। तो जो क्रिएटिविटी है ना, वो क्या है, मल्टी फेसिटेड है, मतलब इसके बहुत सारे पहलू हैं, ठीक है। हम किसी एक चीज को बोलकर नहीं कह सकते कि क्रिएटिविटी, इसके बहुत सारे पहलू हैं। एंड अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेन, और एक ये कॉम्प्लेक्स फेनोमेन है, फेनोमेन मतलब कोई घटना है, या हम कह सकते हैं कि ये जटिल घटना है, कि हम इसमें काफी सारी जटिलताएं हैं एक क्रिएटिविटी में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट है हमारा, creativity can manifest in a wide range of human activities, from the creation of art and literature to the development of scientific theories and inventions। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है, जो क्रिएटिविटी है ना, वो जो क्रिएटिविटी है ना, आर्ट हो गया और कल्चर हो गया, आर्ट सॉरी कल्चर नहीं, लिटरेचर लिखा है। तो क्रिएटिविटी ना आर्ट और लिटरेचर से लेकर ये जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं और ये जो इन्वेंशंस हैं, इन्वेंशन समझते हैं कि इन्वेंशन किसी भी चीज़ की खोज करना, उसके बारे में पता लगाना, है ना। तो ये जो क्रिएटिविटी है, वो आर्ट और लिटरेचर और ये जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, उसके डेवलपमेंट तक, जो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके डेवलपमेंट तक ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की एक वाइड रेंज में, रेंज कह सकते हैं कि ये एक वाइड रेंज में फैला हुआ है, क्या, क्रिएटिविटी, ठीक है। और it can occur in both individual and collective context and can be driven by a variety of factors such as curiosity, passion और the desire for the recognition। देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे, it can occur in both individuals। तो देखो ये ना एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल समझते हैं व्यक्तिगत होना कोई चीज़ का, है ना। तो ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल और ये कलेक्टिव यानी कि सामूहिक, ठीक है। तो सामूहिक दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम ये हो सकता है, जो क्रिएटिविटी को इंसान अकेले भी कर सकता है ना, और ग्रुप में रहकर भी किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी वो कर सकता है। और इसमें क्या होता है, और इसमें इसमें होता है क्यूरियोसिटी, होता है किसी भी चीज़ को की क्रिएटिविटी में क्यूरियोसिटी चाहिए होती है, पैशन होना चाहिए उस काम के लिए, और एक डिज़ायर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को पहचानने की इच्छा होनी चाहिए, उस चीज़ को जानने की डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है। Creativity also has the potential to bring about positive change in the world। और क्रिएटिविटी में ना एक पोटेंशियल भी होता है जिससे कि हम एक वर्ल्ड में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ में हम क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, उसमें हम बदलाव करते हैं, तो डेफिनेटली वर्ल्ड में हम चेंज ला सकते हैं। Throughout history, creative individuals and groups have used their talent to address social, political, and environmental challenges। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे इतिहास में, पूरे हिस्ट्री में जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं जो कि क्रिएटिविटी करते हैं, तो जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं और जो ग्रुप है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना टैलेंट यूज़ किया है सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का पता लगाने के लिए। क्या यूज़ किया है ये, इन्होंने अपना टैलेंट यूज़ किया है, ठीक है। ऑफन इंस्पायरिंग अदर्स टू टेक एक्शन एंड मेक अ डिफरेंस, और उन्होंने दूसरों को भी इंस्पायर किया है, दूसरों को इंस्पायर किया है कि वो भी एक्शन ले एंड मेक अ डिफरेंस, वो भी कुछ एक्शन ले और कुछ चेंज करे,
चेंज करें मतलब कुछ बेहतर करें, ठीक है? तो बेहतर करने के लिए पहले तो एक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ चेंज आएगा। देखो हर इंसान में ना एक अलग तरह की क्रिएटिविटी होती है, मतलब कि मैं एज एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो हर इंसान में देखो क्या होता है, अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी होती है। कोई किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करता है और दूसरा इंसान उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाता है। तो हम कहते हैं कि इसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकती है ना। तो हर इंसान में एक अलग तरह की क्रिएटिविटी होती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आगे क्या बात हो रही है। फ्रॉम द एबोलिशनिस्ट movement to the civil rights movement to the environmental movement, creativity has played a crucial role in promoting social justice and positive change. क्रूशियल समझते, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो बात हो रही है फ्रॉम द एबोलिशनिस्ट, तो एबोलिशनिस्ट मूवमेंट से लेकर टू द सिविल राइट्स मूवमेंट तक, सिविल राइट्स मूवमेंट सिविल राइट्स मूवमेंट और इन्वायरमेंटल मूवमेंट तक, ये जो क्रिएटिविटी है ना, इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। किस चीज़ में रोल प्ले किया है? सोशल जस्टिस और पॉजिटिव चेंज लाने में, ठीक है? यानी कि समाज में सामाजिक न्याय दिलाने में और एक समाज के अंदर ना एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। डिस्पाइट मैनी बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिविटी, इट इज़ नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि डिस्पाइट मैनी बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, उस बेनिफिट के बावजूद, ठीक है, इट इज़ नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस। ऐसा नहीं है कि इसमें चैलेंजेस नहीं है, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, इस क्रिएटिविटी में। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन can be fraught with obstacle from self-doubt and insecurity to external pressure and constraint। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि इतने सारे बेनिफिट्स के बाद भी, इतने सारे बेनिफिट्स के बाद भी ऐसा नहीं कि इसमें चैलेंजेस नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है, ठीक है, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है इसका जो प्रोसेस है ना, वो क्या है, बाधाओं से भरा हुआ है। फ्रॉड विथ ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधा, और फ्रॉड फ्रॉड का मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर या किसी फुल ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी बाधाएं हैं क्रिएटिविटी में भी। फ्रॉम सेल्फ डाउट है, इनसिक्योरिटीज है, एक्सटर्नल प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर से बाहरी दबाव है, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब समझते हैं? देखो कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि, तो इसका मतलब होता है काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि आप कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे आपके अंदर क्रिएटिविटी किसी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है ना कि उसमें आपको कोई बाधाएं नहीं आ रही, आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा। आपको ऑब्स्टेकल आएंगे, सेल्फ डाउट आएगा, कई बार इनसिक्योरिटी होगी कि यार एग्जाम में क्लियर होगा कि नहीं होगा। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा यहाँ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल को हम पैसेज के से रिलेट नहीं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, पैसेज से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि पैसेज में ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, इनसिक्योरिटीज होती है, एक्सटर्नल प्रेशर से बाहरी दबाव होते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं घर वालों के, सारी चीज़ें है ना। तो चलो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। Moreover, not all creative ideas are successful or well received, and many artists and innovators face rejection and criticism as they seek to bring their ideas टू फ्रूक्शन। देखो क्या बात हो रही है, मोर ओवर, इसके अलावा, नॉट ऑल क्रिएटिव आइडियाज आर सक्सेसफुल। जरूरी नहीं है कि ना हमारे जो भी क्रिएटिव आइडियाज है, जो भी हमने सोचा है, वो सारे ही सक्सेसफुल हो या वेल रिसीव हो, जरूरी तो नहीं है ना, बहुत सारे लोगों के आइडियाज फेल हो जाते हैं। एंड मैनी आर्टिस्ट एंड इनोवेटर्स फेस रिजेक्शन, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे इनोवेटर्स हैं जिन्होंने रिजेक्शन को फेस किया है, और क्रिटिसिज्म एज दे सीक टू ब्रिंग, और जो भी उनका आइडियाज़ है, जो भी वो करना चाह रहे थे, जिस भी चीज़ के इच्छुक थे, वो चीज़ें नहीं हो पाई है, जैसा वो सोच रहे थे वैसा फल उनको नहीं मिला है, ठीक है। जैसे हम कई बार हम करते हैं ना, एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, नहीं होता हमारा, हमने एक साल तैयारी की, नहीं हुआ,
दूसरे साल तैयारी की, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम छोड़ देते हैं, हम चीज़ों को करते रहते हैं ना, ये सोच के कि एक दिन तो चीज़ें रिजल्ट लाएगी, है ना? तो हम तो सेम यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि ये क्रिएटिव आइडिया कि इसके अलावा जो बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इनोवेटर्स, उन्होंने रिजेक्शन को फेस किया है, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म उनकी आलोचना हुई है, उनको उन्होंने जैसा सोचा था वैसा उनको नहीं मिल पाया है। Despite these challenges, however, the human drive to create and imagine persist। अब देखो क्या हो रही है बात कि डिस्पाइट दिस चैलेंज, इतने चैलेंजेस के बावजूद भी, हाउएवर, द ह्यूमन ड्राइव टू क्रिएट एंड इमेजिन परसिस्ट। जो ह्यूमन है ना, इतने चैलेंजेस के बाद भी ना उस चीज़ को क्रिएट और इमेजिन करने में कंटिन्यू लगा हुआ है। परसिस्ट मतलब किसी भी काम में कंटिन्यू लगे रहना, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है, उस ह्यूमन को रिजेक्शन फेस कर रहा है, वो उसको रिजेक्शन मिला है, पर तभी भी उसने छोड़ा नहीं है। वो अभी भी चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, उस चीज़ में कंटिन्यू लगा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी चीज़ में कंटिन्यूसली लगे रहते हैं ना, तो एक दिन तो सफलता हमें मिलती ही मिलती है। जैसे कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, तो हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी ही छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं चलो 1 साल और देते हैं, फिर हम सोचते हैं चलो 1 साल और देते हैं। तो इतने रिजेक्शन के बाद भी तो वो लगे हुए हैं। अब यूपीएससी के स्टूडेंट को देख लो, कितना स्ट्रगल करते हैं वो। उनका 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं होता, तो भी तो वो लगे रहते हैं ना। तो कहीं न कहीं वो अपने काम में पर्सिस्टेंट हैं, लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है एक ना एक दिन तो चीज़ें मिल ही जाएगी। पर जो छोड़ देते हैं उनका कुछ नहीं होता, है ना? देखो नेक्स्ट है, individuals and groups continue to harness the power of creativity to make a difference in the world। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंसान हैं, और उनके जो ग्रुप है पूरा लोगों का, वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी के पावर में लगे हुए हैं, क्योंकि वो एक समाज में एक चेंज जाना चाह रहे हैं, समाज में एक डिफरेंस लाना चाह रहे हैं, ठीक है? फ्रॉम द humblest amateur artist to the most celebrated innovator, the human capacity for creativity remains one of our greatest strength and source of inspiration। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फ्रॉम द हम्बलेस्ट अमेचर, तो एक हम्बल आर्टिस्ट से लेकर, जो अभी नया नया है, जो सीख रहा है चीज़ों को, तो एक हम्बल हम्बल आर्टिस्ट से लेकर जो मोस्ट सेलिब्रेटेड इनोवेटर है, सेलिब्रेट मोस्ट सेलिब्रेटेड मतलब हम कह सकते हैं कि जो फेमस है, या अपने काम में लगा हुआ है, या उसको काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जो नया जो एक हम्बलेस्ट अमेचर है और मोस्ट सेलिब्रेटेड इनोवेटर है, वो क्या है, इनोवेटर तक जो कि अपने ना ये क्रिएटिविटी के लिए ह्यूमन अपनी क्रिएटिविटी के लिए ह्यूमन कैपेसिटी, जो ह्यूमन की जो कैपेसिटी है ना, वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वही सबसे बड़ी ग्रेट स्ट्रेंथ है, वही सबसे बड़ी उसकी ताकत है, और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और यही एक उसके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि वो अपनी चीज़ों में लगा हुआ है, कंटिन्यू लगा हुआ है, वो मेहनत करता जा रहा है, उसकी जो क्षमता है उस अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हम कह सकते हैं कि वो अपनी चीज़ों में लगा है। अच्छा देखो, हमारा ना ये पैसेज यहाँ देखो ख़त्म हो गया है। बेसिकली देखो, इस पैसेज में बात हुई है ह्यूमन माइंड के क्रिएटिविटी की, एक माइंड के रहस्य को जानने की, कि पुराने टाइम से लेकर अभी तक इंसान की जो माइंड की कैपेसिटी है उसको कोई समझ नहीं पाया। तो देखो, एक माइंड जो है ना, वो किसी भी चीज़ को, अगर मैं ये एडिशनल बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ को माइंड अगर सोच सकता है ना, किसी भी चीज़ को, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ों को अगर वो सोच सकता है ना माइंड, तो उसको किया भी जा सकता है अगर हम परसिस्टेंटली उस काम में लगे रहे तो, ठीक है? तो हमें अपने काम में लगे रहना चाहिए, और ये हमारे लिए एक प्रेरणा का सोर्स होना चाहिए कि हमें अपने अपने ऊपर काम करना है। देखो पैसेज तो खत्म है, क्वेश्चन आंसर पर हम आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन आंसर में क्या है ये? देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉड। फ्रॉड वर्ड का एंटोनिम, ऑपोजिट बताना है। देखो चारों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बिसेट, एक मिनट, हाँ, बिसेट, डिवॉइड, काम एंड ट्रंक्यूल। देखो बिसेट का मतलब होता है हमारा जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हो, यहाँ लिख दो, डिफी जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हो, डेंजर हो, है ना? तो और डिवॉइड, का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना। काम का मतलब होता है शांत होना, है ना? काम का मतलब होता है शांत हो जाना। ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है शांत हो जाना। तो देखो 2 वर्ड की एक जैसा मीनिंग है, तो
डेफिनेटली ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, है ना। हमें इस चीज़ से देखो, अगर हमें 2 या 3 के वर्ड भी पता है ना, तो हम क्या होगा कि हम आंसर निकाल पाएँगे। तो सी और डी नहीं होगा हमारा। 1 मिनट, इसको नहीं, हटाती नहीं हूँ। फ्रॉड का मतलब होता है जिसमें कि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हो, डेंजर हो, और इसमें डिफ़िकल्टी डेंजर हो, बट याद रखना है कि हमें एंटोनिम बताना है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डिवॉइड, ठीक है? डिवॉइड क्यों होगा आंसर? क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोज़िट बताना है, ठीक है? डिवॉइड आंसर है, ठीक है? इसका मतलब था डिफ़िकल्टी, इसका मतलब भी होता है डिफ़िकल्टी, इन दोनों का सेम मीनिंग था। करेक्ट आंसर हमारा डिवॉइड हो जाएगा। इस सब में हटा के ना मैं एक बार आपको करेक्ट आंसर दिखा दूँ। हाँ, देखो ये डिवॉइड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द पैसेज? पैसेज में मेन फोकस किस बात पे किया गया है? तो देखो, द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव समझते हैं? कॉग्निटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को हम लेते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ द क्रिएटिविटी, इट्स बेनिफिट एंड चैलेंजेस, द नेचर ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन, द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन माइंड। देखो क्या आंसर होगा? मेन फोकस ऑफ द पैसेज। पैसेज में मेन किस बारे में बताया गया है? तो क्या कॉम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। तो क्या यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस बताया गया है? ठीक है, ये बात भी ठीक है। नेचर ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट्स बेनिफिट, क्रिएटिविटी के नेचर को बताया गया है, इसके बेनिफिट और साथ में इसके चैलेंजेस, है ना। ये आंसर तो थोड़ा ये ठीक लग रहा है। द नेचर ऑफ फैंसी एंड फैंसी और इमेजिनेशन की बात तो हुई नहीं है, क्योंकि हमारे ह्यूमन माइंड को समझने में बहुत सारी जटिलताएं आई है ना, चैलेंजेस आए हैं ना। और तो देखो आंसर क्या नहीं होना चाहिए? सी नहीं होना चाहिए। मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड की मिस्ट्री के बारे में बात तो हुई है, बट सिर्फ ह्यूमन माइंड की मिस्ट्री के बारे में बात नहीं हुई है। ये भी कट करो। कॉम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। देखो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर थर्ड, द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट्स बेनिफिट एंड। देखो क्रिएटिविटी की बात हुई है, और क्रिएटिविटी के साथ में ही ना इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, और सिर्फ बेनिफिट नहीं, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, है ना। ये मैंने आपको एज एग्जांपल भी बताया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पैसेज है मेनली बेस्ड ऑन है क्रिएटिविटी पे, इसके बेनिफिट पे, इसके चैलेंजेस पे, ठीक है। इन सब की तो कहीं बात नहीं होती, तो ये सब कट करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन ड्राइव क्रिएटिविटी? कहाँ से क्रिएटिविटी आ सकती है? फैंसी इमेजिनेशन से आ सकती है। देखो फैंसी इमेजिनेशन, फैंसी एंड इमेजिनेशन, ये हमारे पिछले वाले में भी था, तो ये तो आंसर नहीं था हमारा, है ना। कट करो इसको। सेल्फ डाउट एंड इनसिक्योरिटी, क्यूरियोसिटी एंड फैशन, एक्सटर्नल प्रेशर एंड कॉग्निशन। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, एक मिनट, क्रिएटिविटी कहाँ से आ सकती है? क्यूरियोसिटी एंड पैशन से आएगी, ठीक है। अब और आंसर्स क्यों नहीं है? सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटी, जब जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी और पैशन होगा ना किसी चीज़ को करने के लिए, तो डेफिनेटली सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटीज तो आएंगी ही, है ना। तो आंसर तो ये हो जाएगा। और एक्सटर्नल प्रेशर्स भी आएंगे। जब हमें किसी भी चीज़ को करने की क्यूरियोसिटी और पैशन होगा, तो सेल्फ डाउट आएगा, कुछ इनसिक्योरिटीज आएंगी, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स आएंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स आएंगे, है ना, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस आएंगी। तो ये सब जब हमारे पास क्यूरियोसिटी और पैशन होगा, तो ये चीज़ें तो आएंगी तो मेनली बेस्ड ऑन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन? क्रिएटिव एक्सप्रेशन के कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं? तो देखो, लिमिटेड कैपेसिटी, ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी। तो क्या क्रिएटिव एक्सप्रेशन है? इसमें क्रिएटिव तो कुछ नहीं रहा, अगर हम लिमिटेड ही कैपेसिटी रखें, कोई चीज़ के बारे में लिमिटेड सोचे, ज़्यादा ना सोचे, तो गलत है ये। क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उसमें चेंजेस लाना, है ना। ये आंसर नहीं है। द लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिव आइडियाज, द absence ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। क्या एक्सटर्नल प्रेशर्स नहीं आएंगे अगर हमें किसी चीज़ के बारे में क्रिएटिविटी करना है? तो आएंगे ना। ओवर एम्फासिस ऑन कॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओवर एम्फेसिस, बहुत ज़्यादा दबाव, नहीं, ये नहीं होगा। आंसर हमारा हो जाएगा लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। चैलेंजेस क्रिएटिव एक्सप्रेशन में तब आएंगे जब हमारे पास क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए हम लैक ऑफ एप्रिसिएशन होंगे, हमारे पास उसकी चीज़ों की कमी होगी, हमारे कुछ आइडियाज़ उन सब चीज़ों की
हम सोच नहीं पाएंगे, तो वो हमें प्रॉब्लम होगी क्रिएटिव आइडियाज़ की। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए? द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, सॉरी, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, the complexities of human cognition, the history of the human mind, the role of the human mind in promoting positive change। क्या आंसर हो सकता है हमारा? अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? मेन बात किस चीज़ की हुई? क्रिएटिविटी की हुई है ना यहाँ पे। देखो, जो गलत है उसको हम हटा देते हैं पहले। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, कॉम्प्लेक्सिटीज तो आएंगी, पर ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड के देखो हिस्ट्री की तो बात हुई है, पर उसमें ये भी तो बताया है ना, हिस्ट्री से लेकर अब तक। तो सिर्फ हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, अब तक की बात भी लेंगे। तो यहाँ पे अब तक की कोई बात नहीं हुई, बस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा आंसर। द रोल ऑफ ह्यूमन माइंड इन प्रोमोटिंग पॉजिटिव चेंज, ठीक है, ह्यूमन माइंड का जो रोल होता है वो पॉजिटिव चेंज के लिए होता है। ठीक है, बट ज़्यादा बेस्ट आंसर हमारा क्या होगा? पावर ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिएटिविटी पावर की वजह से ही ना, हाँ, एक पॉजिटिव चेंज आएगा ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये क्या हो जाएगा? द रोल, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि मेन किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी होगी तो ही ये सारे चेंजेस हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, हमारा पैसेज ना ख़त्म हो गया है, और वोकेबलरी पे आ जाते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा, देखो, इंट्रिकेसी। इंट्रिकेसी का मतलब होता है द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स और डिटेल्स ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होना, कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स होना, उसको हम कहते हैं इंट्रिकेसी। पेचीदा, कठिन, है ना। अनरेवल, अनरेवल का मतलब होता है टू सॉल्व अ क्राइम और एक्सप्लेन अ मिस्ट्री। किसी भी क्राइम किसी क्राइम को सॉल्व करना, किसी भी मिस्ट्री को एक्सप्लेन करना। यूज अबाउट अ कॉम्प्लीटेड, देखो यहाँ पे ये वर्ड ही गलत लिखा है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होगा, कंप्लीटेड नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कॉम्प्लिकेटेड। कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस, एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें कि हम नॉलेज को ग्रहण करते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है, लिखा है ना। महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम, जिनमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता, समस्या हल करना आदि शामिल है। ठीक है, मतलब कॉग्निशन हम कह सकते हैं हमारा जो मेंटल प्रोसेस होता है ना, जिसमें भी हम कोई भी नॉलेज तो ले रहे हैं। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अवेक, थिंकिंग एंड नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। कॉन्शियस का मतलब हम कह सकते हैं कि सजग होना, सजग, हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसे बदल रही है ना। यानी कि आसपास की चीज़ों से सजग रहना, आसपास की चीज़ों को जानना, हमें उसका बोध होना। ठीक है, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब होता है कोई भी मिस्टीरियस या इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। इम्पॉसिबल का मतलब है कि हो ही नहीं सकता, हम कैसे डिफ़िकल्ट हो किसी चीज़ को समझना। मल्टीफेसिक, जिसके बहुत सारे पहलू हों, हैविंग मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के देखो मैंने ना यहाँ पे सिनोनिम्स रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं क्योंकि ऑब्स्टेकल के सिनोनिम्स ना एसएससी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब ऑब्स्टेकल के सिनोनिम्स देखो, बैरियर होना, डिफ़िकल्टी होना, हार्डशिप होना, हिंड्रेंस होना, हिच, हर्डल होना, किसी भी काम में हर्डल होना, इम्पेडिमेंट होना, इंटरफेरेंस करना, ऑब्स्ट्रक्शन होना। ठीक है, ये सारे सिनोनिम आपको याद होने चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, जैसे बैरियर वर्ड हम यूज़ करते हैं, डिफ़िकल्टी वर्ड यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ करते हैं नॉर्मली डे में, हर्डल भी हम यूज़ करते ही हैं, इंटरफेरेंस ये भी यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, लाइक। तो कुछ वर्ड तो हम यूज़ करते हैं, जो वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं वो आपको लिख लेना और याद कर लेना है। ठीक है, देखो हमारा ना पैसेज ना यहाँ ख़त्म हो गया है। आपको ये अच्छा लगता है ना, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, अगर वो एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करें, और नहीं भी करना है तो भी कर देना, कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल हर कोई ना इंग्लिश को समझना चाहता है, बोलना चाहता है। बोलना तो लोग एक दूसरे को देखकर सीख जाते हैं, बट एक्चुअल में जो रीडिंग स्किल्स होती है ना, वो बहुत मुश्किल से आती है। तो इसके थ्रू उनको रीडिंग स्किल्स आ पाएंगी। और थोड़ा सा आप ये भी सोचो ना, कि वो डेली 5-6 वर्ड मीनिंग तो याद कर ही पाएंगे, तो इतना इनफ है। अगर 5-6 वर्ड मीनिंग भी आप एक डेली याद करते हैं ना, तो सोचो ना, मंथली में आप 5 to 6 से मल्टीप्लाई करके देखें ना, 30 डेज में आप कितने ज़्यादा याद कर लेंगे। और आपको कुछ करना नहीं, बस वीडियो चला के देखना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।